कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ईपीएस और एमपीएस पर बेस्ड कैसे होगा, और फिर मैंने आपके साथ कुछ सिचुएशन डिस्कस की थी ईबीआईटी की। तो आइए देखिए, एक सीए इंटर का बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 सीए इंटर मई 2023। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। देखो ये क्या बोल रहा है इसमें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिटेन्स टू कंपनी, इक्विटी कैपिटल दी हुई है 8 लाख 10 रुपए ईच, रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है 20 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख 100 रुपए ईच, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट कवरेज रेशो दिया हुआ है। कल मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि अगर हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो दे रखा है तो हम ईबीआईटी इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। फिर इनकम टैक्स रेट दी हुई है, उसके बाद पीई रेशो आपको दिया हुआ है। द कंपनी इज प्रपोज्ड टू टेक अप एन एक्सपेंशन प्लान which requires an additional investment of 34,50,000. Due to this expansion, EBIT of the company increases by 6,15,000. यानी प्रेजेंट EBIT मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, एक्सपेंशन करता हूं, तो मेरी EBIT 6,15 से बढ़ जाएगी। तो उसके लिए पहले मुझे अपनी करंट EBIT निकालनी पड़ेगी ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि मेरी नई ईबीआईटी क्या होगी। एडिशनल फंड रेस कैसे किए जा सकते हैं, या तो इशू करो इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस। तो अगेन प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज मिसिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का। दो बातें हैं, हमारी ईबीआईटी 6,15 से बढ़ जाएगी, तो उसके लिए पहले मुझे प्रेजेंट ईबीआईटी चाहिए। तो चलिए हम यहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि ईबीआईटी की कैलकुलेशन के लिए 4 सिचुएशन होती हैं। आरओआई गिवन हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो गिवन हो, लीवरेज गिवन हो, या ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएं। तो यहां मुझे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो देखिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मुझे कवरेज रेशो 8 दे रखा है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट चेक करो। तो मैंने 10 लाख का लोन ले रखा है 12% की रेट वाला, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1,20,000। तो मैंने यहां पर इंटरेस्ट रख दिया 1,20,000। तो हेंस ईबीआईटी बराबर 8 इंटू 120, 9,60,000। बताइए क्लियर है सबको। कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का यूज किया और उससे मैंने अपनी करंट ईबीआईटी निकाल ली। अब वो बोल रहे हैं एक्सपेंशन के बाद इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी रिवाइज्ड ईबीआईटी, रिवाइज्ड ईबीआईटी हो गई 9,60,000 प्लस 6,15,000। ये लीजिए, ये मेरे पास पहली कैलकुलेशन आ गई, ईबीआईटी कैलकुलेशन। अब एक और बात आ गई, फिर उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, कि आप जब एडिशनल फंड रेज करोगे तो इक्विटी शेयर प्रेजेंट मार्केट प्राइस से निकालोगे। लेकिन अगर मैं ऊपर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर देखता हूं तो मेरे पास प्रेजेंट की क्या नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है।
करंट एमपीएस, एमपीएस कैसे निकलती है? ईपीएस इंटू पीई रेशो। एमपीएस कैसे निकलती है? ईपीएस इंटू पीई रेशो। तो अगर मैं ईपीएस निकाल लूं तो मुझे पीई रेशो तो उसने दे ही रखा है कि 25 है आपका, तो अब मुझे ईपीएस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईपीएस कैलकुलेशन, सबसे पहले मेरे पास करंट की ईबीआईटी कितनी थी? 9,60,000 मेरी करंट ईबीआईटी थी। अगर मुझे करंट एमपीएस निकालनी है तो ईपीएस भी मुझे करंट चाहिए, तो करंट की ईबीआईटी थी 9,60,000। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं आई 1,20,000, तो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 8,40,000 माइनस टैक्स एट द रेट, टैक्स रेट देखते हैं। टैक्स रेट आपको दे रखी है 30%, तो टैक्स हमने एट द रेट 30%, तो 8,40 का 30% कितना हो जाएगा? 252। ये मेरे पास पीएटी आ गया 5,88,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, आपको दे रखा है 12 लाख के 9% वाले, आपने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हैं, तो ईपीएस निकालने के लिए इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। 12 लाख पर 9%, 1,08,000। ये आपके पास अर्निंग्स आ जाएंगी। ₹4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आप बताइए प्रेजेंट में हमारी कैपिटल क्या है? 8 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए वाला एक शेयर है, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 80,000। तो लीजिए हमारे पास ईपीएस आ गई 6 रुपए। नाउ अगर मेरे पास ईपीएस आ गई 6 रुपए और 25 का पीई रेशो है, तो मेरी करंट मार्केट प्राइस हो गई 150। ये लीजिए, यहां तक की बात मैंने कर ली। क्वेश्चन ने मुझे 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग दी थी, एक ईबीआईटी नहीं पता थी तो मैंने उसका चार्ट बना लिया, और एक उसने बोला था आप जब इक्विटी फाइनेंसिंग लाओगे तो इक्विटी फाइनेंसिंग करंट मार्केट प्राइस पर होगा, और करंट मार्केट प्राइस के लिए मुझे पहले करंट ईपीएस निकालनी पड़ेगी। बताइए भाई, क्लियर है क्या यहां तक? बिल्कुल, बस लैंग्वेज है, पैटर्न वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बनाया। अब हमारे पास 2 फाइनेंशियल प्लान हैं। प्लान नंबर 1, हम पूरा का पूरा इक्विटी से पैसा अरेंज करेंगे जो हमें 34,50,000 चाहिए, और दूसरा हम लॉन्ग टर्म लोन से लेंगे। तो आइए अब हम अपना जो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। पर्टिकुलर्स, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। सबसे पहले ए पॉइंट, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर।
देखिएगा एग्जिस्टिंग में क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख की, तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल इस ऑल्टरनेटिव में भी 8 लाख और इस ऑल्टरनेटिव में भी 8 लाख। फिर था रिटेन्ड अर्निंग्स 20 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स 20 लाख और 20 लाख। फिर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 9% प्रेफरेंस कैपिटल है 12 लाख की, तो वो यहां भी 12 लाख और 12 लाख। फिर उसके बाद दे रखा है 12% लोन, लोन 10 लाख। ये लीजिए, ये तो मैंने अपना क्या लिख दिया, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ बी आएगा न्यू फंड, बी आएगा न्यू फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से देखो, पहले ऑल्टरनेटिव में 100% इक्विटी है और दूसरे ऑल्टरनेटिव में 100% डेट है 16% वाला, तो यानी इक्विटी आ जाएगी 34,50,000 और यहां डैश। फिर है 16% लोन डैश और 34,50,000। टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल टोटल करो कितना आ रहा है एक बार बताओ। टोटल कैपिटल 12 और 8 20 और 20 40 50 84,50,000। अब इस बार मैंने EBIT ऑलरेडी निकाल ली है, बस अब वहां से चार्ट बना लो, बस थोड़ी सी वर्किंग थी, फॉर्मेट वही रहेगा। EBIT कितनी थी हमारी, 15,75,000 की EBIT, 15,75,000। सबसे पहले इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट, ऑन एग्जिस्टिंग, इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग। तो आइए अब अपन ऊपर जाएंगे। एग्जिस्टिंग में 12% का लोन है तो इंटरेस्ट बना 1,20, तो वो दोनों में आ जाएगा ऑन एग्जिस्टिंग 1,20 और 1,20,000, और इधर आ जाएगा ऑन न्यू। देखो नए में सेकंड ऑप्शन में 34,50,000 का लोन लिया है 16% की रेट पर, तो निकालो 34,50,000 का 16%, 5,52,000। देख लेना ये आ रहा है क्या, ये हमारे पास पीबीटी आ जाएगा 14,55,000 और 9,03,000। टैक्स एट द रेट 30%, तो 436,500 का टैक्स
270900 का टैक्स। फिर आएगा हमारे पास पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। $10,18,500 और 632,100, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, पीएटी। माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन एग्जिस्टिंग, देखिएगा तो एग्जिस्टिंग का प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाल रखा था, 1,08,000 निकाला था ऊपर। तो दोनों ऑल्टरनेटिव में 1,08,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। नया प्रेफरेंस शेयर हमने इशू ही नहीं किया था, तो बस यही हमारे पास क्या आ गई, अर्निंग्स आ जाएंगी। अर्निंग्स अर्निंग्स कितना हुआ, अर्निंग्स 9,10,500 और इधर अर्निंग्स आ गई 5,24,100। अब डिवाइड बाय इक्विटी शेयर चाहिए। तो देखो मैंने बताया था इक्विटी कैसे निकालना है। सबसे पहले मुझे बताओ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने थे। 8 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो यानी 80,000 हो गया। तो देखो एग्जिस्टिंग वाले शेयर तो 80 यहां भी रहेंगे और एग्जिस्टिंग वाले शेयर 80,000 यहां भी रहेंगे। यहां तो प्लस 0 हो गया क्योंकि ऑल्टरनेटिव 2 में आपने कोई नए शेयर इशू नहीं किए हैं, केवल और केवल डेट फाइनेंसिंग थी। यहां पर नए शेयर निकालो तो देखो आपने 34,50,000 रुपए अरेंज किए हैं और एक शेयर 150 का था, आपने करंट मार्केट प्राइस निकाली थी। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 34,50,000 डिवाइड बाय 23,000। तो यहां पर आपके शेयर 23,000 और जुड़ गए, तो ये हो गया 1,03,000 शेयर्स और यहां आएंगे 80,000। ईपीएस निकाल लो, $8.84 और 6.55। अब देख लो 2 मिनट इसको, पूरे क्वेश्चन को, फाइल आपके पास मैंने शेयर की हुई है। फॉर्मेट वही है, सिर्फ थोड़ी सी बातें एडवांस थी कि पहले ईबीआईटी ढूंढनी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो के द्वारा और एक करंट एमपीएस ढूंढनी थी। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला, सुनना ध्यान से। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डेट इक्विटी रेशो कैसे निकालना है, डेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अगर वो 50 से 80 के बीच में आता है तो आपका पीई रेशो 22 रहेगा। एक रेशो दिया, इसने बोला आपको एक रेशो निकालना है, डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। देखो अब ध्यान से, इसने बोला पीई रेशो के लिए क्या ढूंढना है, डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अगर ये रेशो 50% से 80% के बीच में आया तो आपको 22 पीई रेशो यूज करना है।
अगर ये रेशो 80 से ऊपर गया तो प्राइस अर्निंग रेशो 18 रहेगा। तो यानी अगर ये रेशो चला गया ओवर 80% तो मुझे 18 यूज करना है। तो इसका मतलब अगर ये बिलो 50 गया तो मेरा जो एग्जिस्टिंग है वही रहेगा। लाइन को वापस पढ़ो, 50 से 80 के बीच में रहता है तो पीई रेशो 22, अगर 80 के ऊपर जाता है तो 18। लेकिन 2 के बाद तीसरी रेंज मुझे बनानी पड़ी कि अगर ये रेशो बिलो 50 गया तो इसका मतलब जो आज पीई रेशो मेंटेन है वही पीई रेशो में मेंटेन करूंगा। आ जाइए अब इस पर बेस्ड हम बात कर लेते हैं। तो पहले ऑल्टरनेटिव 1 पर आओ। ऑल्टरनेटिव 1 में डेट की वैल्यू कितनी है? तो ऑल्टरनेटिव 1 में केवल और केवल जो एग्जिस्टिंग वाला लोन है वही है, नया पैसा तो लोन से है ही नहीं। तो डेट की वैल्यू है 10 लाख। तो एग्जिस्टिंग में डेट की वैल्यू है 10 लाख। अब डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड निकाल लो। तो डेट हटा दिया। अब बताओ शेयर होल्डर फंड में रिमेनिंग क्या क्या आ गया, जोड़ लो सारा। देखो 8 लाख की एग्जिस्टिंग कैपिटल, 20 लाख की रिटेन्ड अर्निंग, 12 लाख की प्रेफरेंस और 34,50,000 की नई इक्विटी। तो बताओ इक्विटी कितनी आ गई? शेयर होल्डर फंड बताओ। $74,50,000 और इंटू 100। अब ऑल्टरनेटिव 2 पर जाओ। ऑल्टरनेटिव 2 में एक तो एग्जिस्टिंग डेट था आपका 10 लाख का और एक आपका नया डेट आ गया था 34,50,000 का। तो यानी टोटल डेट की वैल्यू आ गई 44,50,000 डिवाइड बाय इक्विटी की वैल्यू बताओ। तो 12 और 8 20, 20 और 20 40 लाख। निकालो अब बताओ ऑल्टरनेटिव 1 का परसेंट कितना आ रहा है और ऑल्टरनेटिव 2 का परसेंट कितना आ रहा है। जल्दी सॉल्व करें। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। 13.42। अब बताओ किस रेंज में आ रहा है ये? बिलो 50 में। तो बिलो 50 में आ रहा है तो पहले वाले का जब मैं पीई रेशो लूंगा तो पीई रेशो 25 आ जाएगा, तो एमपीएस निकाल सकता हूं। अब दूसरे ऑल्टरनेटिव में अप्रोक्स 111.25, तो ये ओवर 80% चला गया तो यहां पर पी रेशो 18 हो जाएगा। एमपीएस निकाल लो, ईपीएस इंटू पीई रेशो। टू टू 1 की एमपीएस 117.90। तो यानी मैं ऑल्टरनेटिव 1 को क्या करूंगा? ऑप्ट करूंगा। ऑल्टरनेटिव 1 शुड बी ऑप्टेड। तो ये देखिएगा एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, सी इंटर का एडवांस लेवल क्वेश्चन। हालांकि फॉर्मेटिंग वही है, बस इन्होंने इंफॉर्मेशन को थोड़ा क्या किया, अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आप तो बस ये फोकस करो, ईबीआईटी ढूंढनी है और फिर ये सोचो कि ईपीएस पर डिसीजन लेना है या एमपीएस पर लेना है। सर एक बार साइड की वर्किंग दिखा दो। हाँ जी।
बताइए, हो गया सबका? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको समझा रहा हूं, ये आपको आज होमवर्क में एक बार करना है। सीए इंटर का दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 4.5 लाख। करंटली द कंपनी हैज 80,000 इक्विटी शेयर्स। एट प्रेजेंट आपके इक्विटी शेयर्स हैं 80,000 10 रुपए वाले। रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है 12 लाख। इट पे एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹120 ऑन 12% डिवेंचर। यानी प्रेजेंट में आपके पास 8 लाख की तो इक्विटी कैपिटल है, 12 लाख की आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है, और आप इंटरेस्ट दे रहे हो 1,20,000 का, जो कि 12% की रेट पर है। इस बार डिवेंचर की वैल्यू गायब कर दी, लेकिन ये बता दिया कि हम 12% की रेट पर 1,20 का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बताओ हमने डिवेंचर कितने के इशू कर रखे होंगे? तो मेरे पास डिवेंचर आ गए 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, यानी तो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या बन गया? 80,000 शेयर 10 रुपए वाले यानी 8 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स 12 लाख और 10 लाख के डिवेंचर। ये तो मेरा प्रेजेंट स्ट्रक्चर आ गया। और ईबीआईटी दे रखी है 4.5। अब वो बोल रहे हैं द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच इट नीडेड द एडिशनल फंड ऑफ 6 लाख। अब ध्यान से सुनो इसने क्या बोला। कंपनी को एडिशनल फंड क्या चाहिए? 6 लाख। इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी विल बी एबल टू अचीव सेम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। वो बोल रहे हैं आरओआई वही कमाओगे जो आज कमा रहे हो, बट आज की आरओआई तो गिवन ही नहीं है। तो यानी अब मुझे पहले यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट आरओआई। तो देखो आरओआई कैसे निकालते हैं। मैं अभी 4.5 लाख की ईबीआईटी कमा रहा हूं, कितने के इन्वेस्टमेंट पर? 8 लाख की इक्विटी, 12 लाख की रिटेन्ड अर्निंग और 10 लाख के डिवेंचर, तो टोटल हो गया 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ आरओआई कितनी आ गई? तो ये मेरे पास मेरी प्रेजेंट आरओआई आ गई। अब जितना मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आरओआई से मैं अगली ईबीआईटी निकाल सकता हूं। यानी ये सिचुएशन 1 हो गई, जहां पर आपको क्वेश्चन में आरओआई की इंफॉर्मेशन दी हुई है और उससे आपको अपना ईपीएस एनालिसिस करना है। अब ये बोल रहा है ये जो 6 लाख रुपए हैं, इनका अरेंजमेंट या तो पूरा का पूरा डेट के द्वारा करो जिसकी रेट 12% रहेगी, या पूरा का पूरा इशू ऑफ इक्विटी शेयर द्वारा करो और शेयर्स एट पार पर इशू होंगे। तो अगेन आपके पास 2 फाइनेंसिंग प्लान हो गए। प्लान ए, एडिशनल फंड डेट के द्वारा रेस कर रहे हो, और दूसरा एडिशनल फंड इक्विटी शेयर्स के द्वारा रेस कर रहे हो। एडवाइस करना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आपके लिए प्रेफरेबल होगा। अब यहां पर मुझे पी रेशो नहीं दे रखा है, तो यानी जो डिसीजन होगा वो डिसीजन प्योरली ईपीएस के बेसिस पर होगा।
अब आपका नया इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 36 लाख। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, आप पूरा जब चार्ट बनाओगे तो 30 लाख तो एग्जिस्टिंग है, 6 लाख का फंड अरेंज करोगे तो हो गया 36 लाख। 36 लाख पर 15% निकालो, कितना आया? 36 लाख पे 15%, ये आपकी, ये 540 आपकी नई ईबीआईटी हो गई। और इससे अब आप ईपीएस निकालोगे, बताओ कर लोगे? यानी अब देखो, बस सीए के क्वेश्चन में बस एक ही चीज है, कहीं ना कहीं वैल्यूज को मिसिंग करते हैं बस, ये बाकी फॉर्मेट वही है। तो ये क्वेश्चन आज आप करेंगे, देन मैं इसका सॉल्यूशन अभी भेज दूंगा। करने के बाद, मतलब मैं दिन तक शाम तक भेजूंगा, करने के बाद चेक करेंगे, फिर मुझे बताएंगे जिनका गलत होगा वो, कि भाई हमारे को यहां पर हम ये वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो आपके पास एक क्वेश्चन है आज करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन और कुछ और सीए के जो एडवांस क्वेश्चन है इस चैप्टर के। बस एडवांस के नाम पर यही है कि फॉर्मेट वही रहेगा, बस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है कि कहां से वैल्यू को फाइंड आउट करना है बस। चलिए ठीक है, आज इतना ही इसमें।